आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल अमेंडमेंट एक्ट की सुनवाई होनी थी। सुनवाई डेफर हो चुकी है और सुनवाई डेफर होने का कारण ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई इससे पहले 17 अप्रैल को की थी। 17 अप्रैल को यूनियन गवर्नमेंट को टाइम दिया गया था कि आपको रिप्लाई जो है वो सबमिट करना है विद इन 1 वीक। तो उसके अंदर ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई फाइल होना था, काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ। वो फाइल 25 अप्रैल 2025 को हुआ। अब पिटिशनर की तरफ से जो चीज़ें चैलेंज हुई थी उसका रिप्लाई हो चुका है। रिप्लाई होने के बाद 5 मई को इस पर सुनवाई, यानी आज की डेट में सुनवाई थी। जो सुनवाई डेफर हो गई वो इस कारण से हुई क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी को आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के दौरान तुषार मेहता जी ने कहा कि आपकी रिटायरमेंट 13 मई को होने जा रही है, इसलिए इस केस में जो है वो डिटेल हेयरिंग की ज़रूरत है। तो लिहाजा इस केस को आगे डेफर किया गया 15 मई को नेक्स्ट हेयरिंग के लिए। लेकिन जो चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई में फ़ाइल की हैं और वो क्या चीज़ें हैं और जो 100 पिटिशनरों ने चैलेंज की हैं, इस कानून के अंदर जो 10 प्रोविज़न चैलेंज किए गए हैं उसके 10 की पॉइंट आप हमारे साथ बने रहिए। उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो फैक्ट आपको इन डिटेल बताए जाएंगे। वक्फ लॉ के जो 10 की ऑब्जेक्शंस ऑफ द पिटिशनर जो थे वो ये हैं। पहला तो ये था जो पहला प्रोविज़न जो था, रिस्ट्रिक्शंस टू क्रिएट द वक्फ। जो लोग वक्फ क्रिएट करना चाहते थे उसमें एक प्रोविज़न वायोलेशंस ऑफ द वक्फ बाय यूज़र। जो वक्फ बाय यूज़र जो दूसरा जो वक्फ बाय यूज़र लॉन्ग टाइम से वक्फ की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती थी वो, और उसके बाद इनहेरेंट राइट्स एंड वक्फुल औलाद, तीसरी चीज़ ये थी। ये 3 चीज़ें चैलेंज करने के बाद जो अगला चौथा पॉइंट है वो ये था कि जो डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एज नॉन वक्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ पिटिशनर की तरफ से कहना था कि ये रिटेलिएट करती है हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान कम्युनिटी को, जो जिस कम्युनिटी की ज़मीनें जिस पे उनका फेथ है, रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे वो वर्शिप करते हैं, या उनके मदरसे हैं जहाँ पे वो दीनी तालीम हासिल करते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन था ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद डिस्चार्जिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ट्रिब्यूनल पावर इन डिस्प्यूट प्रॉपर्टी। जिन प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई झगड़ा पैदा होता था वक्फ बोर्ड के अंदर और प्राइवेट किसी रिस्पोंडेंट के अंदर या गवर्नमेंट के साथ कोई झगड़ा होता था, उसको जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया और वो सारे अधिकार जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिए गए। उसके बाद करेक्टर ऑफ ASI लिस्टेड साइट्स, जो ASI मोनूमेंट्स, जो मोनूमेंट्स एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न लाया गया 3D प्रोविज़न के अंदर कि जितनी भी मोनोमाइट हेरिटेज साइट्स डिसाइड की गई हैं तो उनको जो है उनको गवर्नमेंट डायरेक्टली मॉनिटर करेगी, वो चाहे मस्जिद हो या कोई भी वर्शिप प्लेस हो। और उसके बाद अगला जो था वो अगला पॉइंट जो था वो था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक शेड्यूल ट्राइब, नोमैड फैमिली है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, वो भी वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते बावजूद कि वो मुस्लिम हैं। उसके बाद रिड्यूस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वक्फ गवर्नेंस। जो वक्फ को गवर्नेंस करने वाली बॉडी होगी उसमें से भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी रिमूव, जो संख्या है वो संख्या कम कर दी गई थी, ये भी चैलेंजेबल था। और डायल्यूशंस ऑफ ट्रिब्यूनल फाइनलिटी एंड जुरिडिक्शंस। और ये लास्ट वाला 10वां प्रोविज़न था, वो प्रोविज़न ये था कि जो एडजुडिकेशन कोर्ट की है, कोर्ट के अंदर जो मामले सुने जाते हैं उसकी सुनवाई अब डिप्टी कमिश्नर करेगा। तो ये जो 10 की पॉइंट थे, इन 10 की पॉइंट को प्लान करके हम आपको बताएंगे कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई दिया है और ऑब्जेक्शन किस फैक्ट और किस कानून के विषय के ऊपर था। जो पहला की पॉइंट ऑब्जेक्शन का था वो ऑब्जेक्शन का ये था कि
5 साल में जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, जो भी कन्वर्ट दूसरे रिलीजन से होगा, उसको 5 साल मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए, तभी जाके वो एज ए मुस्लिम वक्फ क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज़ उसको वक्फ क्रिएट करने का अधिकार नहीं है, जिसमें चैलेंज किया गया कि दिस इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 25 एंड 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट जो है वो वहाँ पे सिमिलरिटीज़ ऐसी नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय से कन्वर्ट होकर हिंदू रिलीजन में चले जाता है तो उसको बराबर ट्रस्ट क्रिएट करने का अधिकार है। ऐसे ही सिखिज़्म में है, ऐसे ही जैनिज़्म में है, ऐसे ही बुद्धिज़्म में है, हर जगह है। लेकिन मुस्लिम के लिए ऐसा क्यों? इसलिए ये चैलेंजेबल है, फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकारों का हनन है। डाइल्यूशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वक्फ बाय यूज़र, इस पे बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और बहुत सारी ऐसी जजमेंटें हैं और ये अमेंडमेंट की गई, इसको टोटली डाइल्यूट कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। वक्फ बाय यूज़र जो लॉन्ग टर्म वक्फ की ज़मीन, जैसे हमारे कब्रिस्तान सदियों से चलते आ रहे हैं, वो हमने वक्फ को डोनेट कर दिए हुए हैं। हमारे मस्जिद हैं, मस्जिद की लैंड है या मदरसे की लैंड है, तो उन लैंड्स को वक्फ बाय यूज़र के तहत डिस्प्रपोर्शनेट करके इम्पैक्ट है मुस्लिम कम्युनिटी के एंडोर्समेंट पे और वायलेशन है आर्टिकल 14, 25 एंड 26 की। ये कहना था पिटिशनर की तरफ से। और वक्फ बाय यूज़र लिटिमेट सर्वाइवर ओल्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द अयोध्या जजमेंट। जो अयोध्या राम मंदिर में जो वर्डिक्ट आया था, वहाँ पे भी ये वक्फ बाय यूज़र जो है इसको अपहेल्ड किया गया था, रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। ये पिटिशनर की तरफ से कहना है। लेकिन उसके विपरीत जब जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी फाइल करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो वक्फ बाय यूज़र है ये एक ऐसा हथियार है वक्फ बोर्ड के पास, वो जहाँ भी किसी भी ज़मीन पे विदाउट डॉक्यूमेंट हाथ रखते हैं और उसको अपनी कह देते हैं और वो उनके खाते में चले जाती है। और उसके बाद इनहेरेंट राइट्स ऑफ वक्फुल औलाद, जो इनहेरेंट राइट हैं, इनहेरेंट राइट वो राइट होते हैं जैसे एक फैमिली जो है उसकी अगली जनरेशन जो है, जनरेशन ख़त्म होने को आई होती है, कोई भी औलाद यानी मेल औलाद नहीं होती है उसकी, तो वो वॉलंटरी अपनी जगह जो है डोनेट कर देता है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को। लेकिन उस चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करने के बावजूद कानून में ये प्रावधान है कि जो लड़की है किसी की, उसको भी प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें रिप्लाई जो है यूनियन गवर्नमेंट का, वो ये कह रहे हैं कि वो जो है वो ज़बरदस्ती यानी वॉलंटरी नहीं, ज़बरदस्ती जब भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी से मर जाता है तो उसको उसकी जो आगे की फैमिली कोई भी नहीं होती है, वो वक्फुल औलाद जो है वो डोनेट नहीं की जाती, वो भी वक्फ बोर्ड जो है ये हथिया लेते हैं वो ज़मीन, जबकि वो औरतों का राइट होता है, उस फैमिली की जो औरतें होती है वो उनको दी जानी चाहिए। इसलिए जी इसका मिसयूज़ हो रहा है। और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एज नॉन वक्फ, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोविजंस जो है, इस कानून का प्रोविजन 3C1 है, इंसर्ट किया गया क्लास 5 के तहत। अमेंडमेंट एक्ट स्टेट दैट एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इवन इफ आइडेंटिफाइड आर डिक्लेयर्ड एज वक्फ। ये कानून ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी इससे पहले वक्फ प्रॉपर्टी है, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है इससे पहले की, वो भी नॉन वक्फ डिक्लेयर की जाएगी। कैसे? इसको आइडेंटिफाई एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा यानी डीसी करेगा, और जितनी भी स्टेट लैंड के ऊपर मस्जिदें हैं या किसी भी गवर्नमेंट लैंड, जेडीए की लैंड के ऊपर मस्जिदें हैं, मदारसिस हैं या कोई वक्फ की लैंड है, उसको डीनोटिफाई करके, यानी जो नोटिफाइड थी उसको डीनोटिफाइड करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको एज ए गवर्नमेंट लैंड घोषित कर देगा। तो वो कैसे करेगा? उसके बाद आपके पास जो जुडिशियल, इससे पहले ये था कि इससे पहले अगर वो डीनोटिफाई कर देते तो आप क्लेम करते आपके पास डॉक्यूमेंट है जी ये वक्त की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल था
कोर्ट था, वक्फ का जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल था, उसको ही ख़त्म कर दिया गया और जो जुडिशरी की पावर थी वो एग्जीक्यूटिव को दे दी, एग्जीक्यूटिव यानी डीसी को दे दी, डीसी ही फाइनल डिसीजन लेगा। उसके बाद अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट पैदा होता था, वो डिस्प्यूट भी जो सेटल डाउन होता था वो भी ट्रिब्यूनल से होता था। अगर वहाँ पे फैसला सही जिस पार्टी को नहीं लगता वो हाई कोर्ट में जाता, रिव्यू पिटीशन फाइल करता, लेकिन उस रिव्यू पिटीशन को भी वो जो लिबर्टी थी वो लिबर्टी भी छीन ली गई, वक्फ बोर्ड ही ख़त्म कर दिया गया, उसको ही डाइल्यूट कर दिया गया। उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी गुजर बकरवाल समुदाय से लोग आते हैं, उन लोगों को वक्फ अगर क्रिएट किया है, उनको वक्फ, ये जो चैलेंज हुआ था ये इसलिए चैलेंज हुआ है, उन्होंने कहा कि एक्ट शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स फ्राम गुज्जर समुदाय या बकरवाल समुदाय से आते हैं, ये वक्फ नहीं क्रिएट कर सकते हैं। यानी इनकी अगर कोई भी ज़मीन है वो किसी भी मदरसे मस्जिद को ये वक्फ नहीं दे सकते, उसमें नहीं दे सकते हैं, अपनी ज़मीन को वक्फ नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड इज़ चैलेंजिंग दैट अनलाइक द शेड्यूल कास्ट the status of the individual as a member of the scheduled tribe is not enshrined by possessing Islam. The amendment is failed to factor that scheduled tribes could also be a Muslim. In doing so is violating Article 25 and 26. तो इसमें जो चैलेंजिंग चीज़ ये है कि जो गुजर बकरवाल है वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनको भी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का बाज़ाब्ता अधिकार है हिंदुस्तान में। तो उनको आप ट्रस्ट बनाने से, एक तो आपने ये कर दिया कि नॉन मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता है, लेकिन आप नॉन मुस्लिम की श्रेणी में गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो मुस्लिम है उनको भी रख रहे हो कि वो भी वक्फ नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट का रिप्लाई था, यूनियन गवर्नमेंट कहती है अमेंडमेंट इज़ मेंट to protect the tribal lands and it is distinct identity under the schedule 5 and 6 of the constitution. Increasingly there are a concern that more tribal land is being acquired by the वक्फ बोर्ड। कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो गुजर बकरवाल समुदाय है इनकी लैंड, ये लैंडलेस इसलिए हुए क्योंकि वक्फ ने इनकी सारी ज़मीन ले ली है। उसके बावजूद फिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो वक्फ के अंदर गवर्नेंस करती है, जो गवर्नेंस बॉडी है स्टेट के अंदर बननी है या सेंटर के अंदर वक्फ कौंसिल बनना है, उसमें से जो लोगों को रिड्यूस कर दिया है, 10 मेंबर से सारे मेंबर मुस्लिम होते थे, उसमें से 10 रहेंगे और मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम रहेगा। स्टेट के अंदर 4 रहेंगे आउट ऑफ 11। तो ये भी चैलेंज हुआ। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट था। लिमिटेशन एक्ट ये था कि 1 साल का टाइम पीरियड किसी को दिया जाता था अगर वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट था, कि अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करना था तो उसको टाइम दिया जाता था कि आपको कोर्ट के अंदर जाकर इस चीज़ को चैलेंज करना है। लेकिन अब कोर्ट के अंदर जाने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति 100 साल पहले की प्रॉपर्टी भी क्लेम करे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये मंदिर की प्रॉपर्टी है या ये किसी गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी है, ये 100 साल पहले गुरुद्वारा था, तो उसको कानून में जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट पैदा होगा तब तक वो गवर्नमेंट की लैंड रहेगी जब तक उस पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस पर फैसला देगा, क्योंकि अब सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने करनी है। तो अगला जो कानून बना दिया गया कि वो सुनवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। डाइल्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल फाइनलिटी एंड जुरिडिक्शंस, जो जुरिडिक्शंस कोर्ट की होती थी, कोर्ट को एडजुडिकेट करता था, वो कोर्ट के बजाय अब एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी। और कोई भी व्यक्ति ये क्लेम करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी है और 100 साल पुरानी है, लिमिटेशन रिमूव करके और डाइल्यूट कर दिया। जो एडजुडिकेशंस ऑफ द कोर्ट है वो कोर्ट नहीं सुनवाई करेगा, डिप्टी कमिश्नर करेगा। ये कहना था प्रोविजन जो अमेंड हुआ है पिटिशनर्स का, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई फाइल किया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ये डिप्राइड रखता है वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफ द फाइनलिटी ग्रांटिंग टू डिसीजन। अच्छा, ये चैलेंज करने वाला था और इन्होंने कहा कि इसमें हम जिस स्कोप रखेंगे, जो रेमेडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, स्कोप ऑफ जुडिशियल रेमेडीज़ allow for the further appeals, ensuring that aggrieved parties have access to broader legal avenues। तो ये 10 पॉइंट थे। इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे हमारा क्या कहते हैं कि कोर्ट का एडजुडिकेशन था लेकिन कोर्ट को रिमूव करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लाया गया, हम लीगल रेमेडीज़ के लिए इसके लिए
सोच विचार करेंगे। लिहाजा जुड़े रहे स्ट्रांग सिग्नल के साथ। आपको ऐसी खबरें जो है वो ऑथेंटिक खबरें यहीं से मिलेंगी। धन्यवाद।